हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहिणी नंदन चौधरी है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। देखो, ये हमारा जो वीडियो है 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले मैं शुरू करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाने के बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कराऊँगा, ठीक है। और ये ख़त्म हो जाने के बाद जो तुम लोग बोलोगे वो मैं शुरू करूँगा। ऑर्गेनिक बोलोगे तो पहले ऑर्गेनिक शुरू करूँगा और इनऑर्गेनिक बोलोगे तो उसको शुरू कर दूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें तुमको बता दूँ, ठीक। देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मीन्स इसके आने की प्रोबेबिलिटी होती है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो मैं सिर्फ उसको करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कर लेते हैं, हर एक चैप्टर का, ठीक। करते जाओ। मान लो कोई चैप्टर है उसको कर लिए और तुम टाइम दियो कि ठीक है मैं इस चैप्टर को इतना टाइम दूंगा, तो उसको करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर एक बार तुम और क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन कवर नहीं कराऊंगा, 10 से 15 या 20 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगते हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। इस पर क्या है कि कुछ देखो क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। अब ये थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन पता नहीं होता है कि कहाँ से आ जाए, ठीक है। एनटीए मतलब देखोगे तो मतलब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनाता है ना कहीं से भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है बस वहीं सब क्वेश्चन दे रहा है। तो छोड़ना मत तुम लोग भी, मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, तो उसको जरूर कवर कर लेना इसको करने के बाद। और अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुछ चीज़ें मैं और बता दूं तुमको कि जो लोग तुमको बता रहे हैं, बहुत लोग बताएंगे और बहुत लोग का मैंने खुद वीडियो देखा है, आके बता रहे हैं कि 260 से तुमको दिलवाएंगे। कितना दिलवाएंगे? 620 दिलवा रहे हैं। 260 से 620, 300 से 600, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम लोग इन पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। सोचो तुम लोग एक महीने में पॉसिबल है कभी इतना, ठीक है। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल चीज़ें वो सब बोल रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए व्यू, चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। तुम्हारा क्या हाल होगा बाद में, उनसे उनको लेने देना नहीं है। तो उन पे फोकस ना करके सिर्फ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, ठीक, बस इतना करो। रिजल्ट की चिंता मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। अगर रिजल्ट की बारे में सोचोगे या उसकी चिंता करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारा काम अभी एक महीने सिर्फ क्या है, पढ़ना ही है, तो सिर्फ अच्छे से पढ़ो, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं हमारा 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो फिजिकल से शुरू कर रहा हूँ और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया हूँ, तो वहाँ से देखते रहना कि मैं क्या शुरू करने वाला हूँ। फिजिकल में बताया हूँ कि सीरियल वाइज, तो वहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, टॉपिक मोल्स है। हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसी से शुरू हो रहा है। तो उसमें मोल वाले जो टॉपिक्स हैं पूरे कवर होंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया, स्टाइकियोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के जो क्वेश्चन है, ये सब मैं कवर किया हूँ और उसके क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। इतना करा के तुम लोग देख लेना, शायद एक घंटे का वीडियो बनेगा और हमारा पूरा ये जो टॉपिक्स है अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक। तो तुम लोग भी मतलब इसको करने पहले उसको पीडीएफ देखने एक बार पढ़ लेना, फिर वीडियो देख लेना, ठीक है। फार्मूला जो जितना भी मैं दिया हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक फार्मूला तुमको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिजिकल में तो फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है, फार्मूला करना, ठीक। और इसको करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक्स भी देख लेना। वैसे पूरी टॉपिक्स मैं कवर कर दिया हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोल चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो, इसमें अब मैं डिफिनीशन नहीं बताऊंगा मोल क्या है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहा। तो हम लोग जानते हैं मोल कैसे निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। ये देखो, मोल निकालना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, वेट होना चाहिए जिसका निकाल लो। यदि एटम है तो उस एटम का वेट होना चाहिए, यदि मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का वेट होना चाहिए। तो वेट अपान मोलर मास। देखो, मोलर मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं बोलूँ H2O का मोलर मास कितना होगा, बताओ। H2O का मोलर मास चाहे बोलूँ चाहे या मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास, तो H2O का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसको निकालोगे तो 8 होता है। चलो देखो, H2O है ना, H2O है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 हो गया और 2 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो टोटल देखो 18 आ गया। तो ये सब चीज़ें जब क्वेश्चन तुम लोग करोगे तो प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। तुमको ये सब जो मैं निकाल के भी बताया ये निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे बहुत चीज़ों का याद है, जैसे चीनी का कितना होता है, ठीक है, तो कितना होता है चीनी का 360 होता है, 342 होता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है। तो ये चीज़ें जब तुम लोग खूब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और तो देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेट अपान मोलर मास। वेट किस में होगा, ग्राम में होना चाहिए।
इसी तरीके से देखो, और मोल निकालने का एक फार्मूला डायरेक्ट है क्या, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, ठीक है। यदि तुमको जो दिया रहेगा मॉलिक्यूल का नंबर दिया है, ठीक है, और तब मोल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस वाले फार्मूले को लगाना है। ये वाला कब लगाओगे फार्मूला, जब तुमको वैल्यूम दिया हो और वो गैस हो। याद किए रहना, ये फार्मूला हमेशा नहीं लगाएंगे कि दे दिया वैल्यूम इतना है, इतना लीटर दे दिया, और वो गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना। यदि जो मॉलिक्यूल्स तुमको दिए हैं यदि वो गैस हैं, तब ये बताएगा कि ये एक गैस है जिसका वैल्यूम इतना है, तब ये लगाना, ठीक है ना। यदि वो बोल दिया लिक्विड है, तब नहीं लगाना ये वाला फार्मूला। और देखो, हम लोग मोल निकालते हैं, तो मोल निकालने के लिए और क्या फार्मूला होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है मल्टीप्लाई करना है वैल्यूम से, ठीक है, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। और देखो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखा हूँ मैं, ml में लिखा हूँ, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है। और यहाँ पे देखो मोलैलिटी से रिलेशन भी होता है। मोलैलिटी से कैसे रिलेशन है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो किस में, ग्राम में है। यहाँ पे देखो सॉल्वेंट था, यहाँ पे क्या था, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। और ये सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में, और इसको डिवाइड करना है 1000 से। अब देखो कैसे इस फार्मूलों को यूज करना है, इन फार्मूलों को कैसे यूज करना है। मान लो कभी कभी क्या होता है कि तुमसे डायरेक्ट मोल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, तुमको ये दे दिया, ठीक है, ये वाली वैल्यू दे दी है, तुमसे मोलर मास पूछ लेगा, ठीक है, कि बताओ किसी मॉलिक्यूल का बोल दिया कि कोई मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन, उसके इतने मॉलिक्यूल हैं, तो बोल दिया तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दिया कि 10 मॉलिक्यूल है, और बोल दिया कि उसका वेट कितना है, 10 ग्राम में बोल दिया, तो बताओ मोलर मास कितना होगा, तो इस वाले फार्मूले से लगाओगे। या बोल दिया देखो, या इसका कनेक्शन करा सकता है, मतलब ये जो फार्मूले हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये कब निकालोगे, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। थोड़ा हम लोग जब खूब क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको पता चलता है। जैसे हमको दे दिया ये मोलैरिटी दिया है, ठीक है, वैल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, और बोल देगा वैल्यूम ऑफ गैस बताओ, तो कैसे बताओगे, इस वाले फार्मूले से बताओगे। या तुमको ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पूछ लिया, तो कैसे बताओगे, इस वाले फार्मूले से बताओगे, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा तुमको, पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे, फिर यहाँ पे लगा के रखोगे। तो ये मान के चलो कि ये सब फार्मूले एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए मैं एक दूसरे सब एक साथ रखा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना कि ये फार्मूला क्या है, और जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो थोड़ा दिमाग में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ दे दी तो हमको कौन सा फार्मूला, मतलब इसका रिलेशन यूज करना चाहिए, कि इसको हम लोग को इसके साथ यूज करना चाहिए। जो चीज़ें दी रहेंगी उसके बेस पे तुम लोग क्वेश्चन को लगाओगे, ठीक है, वही वाला फार्मूला यूज करोगे उसके साथ। जैसे ये मान लो कि नंबर ऑफ मोल दिया होता और बोल देता मोलैरिटी निकालो और वैल्यूम तुमको दिया है, तो मैं इस वाले फार्मूले को यूज करता, ठीक है। ऐसे ही लगाना है। देखो हम लोग पढ़ते हैं एक एलिमेंट के लिए, फॉर ए एलिमेंट, एक एलिमेंट के हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट है सिर्फ एक, तो उसको हम लोग एटम तो बोलेंगे, ठीक है। तो कहीं पे कभी ऐसे आए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम, देखो डायरेक्ट ग्राम और एटम साथ में है, ग्राम एटम साथ में हो तो समझ जाना ये 1 मोल की बात कर रहा है, 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो 1 मोल की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। 1 ग्राम एटम बोले या 1 मोल बोले या Na बोल दे, ये सब 1 मोल के बराबर ही होते हैं। ऐसे बोलेगा Na एटम है, मीन्स 1 मोल एटम है। 1 ग्राम एटम बोल रहा है मतलब 1 मोल एटम है, समझ में आया। देखो लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ Na एटम इन ग्राम। कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो बोलोगे कि मास ऑफ Na, मास ऑफ Na मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अभी यही फार्मूला है, मोल ऑफ एटम, एक एटम के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक एटम का वेट कितना है, देखो वेट इन ग्राम में अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को ही बोलते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ये एक एटम के लिए था या एक एलिमेंट के लिए था। ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल के लिए होता है कि कोई बोले 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, अगर कोई बोल रहा है कि 1 ग्राम, मीन्स ऐसे ग्राम और मॉलिक्यूल पास में है ना, तो जान जाना वो मोल की बात कर रहा है, 1 मोल। जैसे मैं बोलूँ कि 12 ग्राम कार्बन या 12 ग्राम कार्बन एटम, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 ग्राम कार्बन एटम मतलब क्या, 1 मोल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, मतलब मैं कितना बात कर रहा हूँ, 1 मोल की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही करना होगा, मोल ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, अभी नंबर ऑफ मोल लिखते वेट 18 कितना आया था, मैं 16 लिखा था ना, 16 अपन उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो काटो देखो 1 आ गया ना। तो तुमको निकालना नहीं पड़ेगा ऐसे। यदि डायरेक्ट ऐसे लिख के आ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल पास में सटे हैं, ग्राम और एटम सटे हैं, तो वो एटम के लिए बोला है, यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए बोला है, और वो 1 मोल के लिए बोल रहा है। मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, 1 मोल सबस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई एक ऐसे बर्तन है, पॉट है, ठीक है, और उस पॉट में मैं बोल दूं कि 1 मोल सबस्टेंस है, मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे या पार्टिकल होंगे, तो बताओ 6.022 गुणे 10⁻23 होते हैं। ठीक है, ये जो बराबर होते हैं, मान लो अगर हम लोग एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें मैं पूछूं कि कितना वॉल्यूम है उसका, तो सोचो वॉल्यूम कितना होगा। यदि टेम्परेचर कितना हो, तुम्हारा टेम्परेचर हो 273 केल्विन टेम्परेचर हो, ठीक है, प्रेशर 1 एटीएम हो, ठीक है, तो उसमें कितना वॉल्यूम, चाहे हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो देखो यदि हम लोग इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 1 एटीएम प्रेशर हो और 200 केल्विन टेम्परेचर हो, तो जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा 1 मोल का। लेकिन यदि हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, तब कितना होगा 22.7। इसको याद कर लेना, समझ में आया। यदि हम लोग बोलें कि 1 मोल है, ठीक है, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस हैं और किसी बर्तन में रखे गए हैं, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर हम लोग एनटीपी एक बात होती है, एक होती है एसटीपी। अगर एनटीपी भी बात करें तो 22.4। एनटीपी मीन्स क्या कि 1 एटीएम प्रेशर और टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। लेकिन यदि एसटीपी की बात करते हैं तो कितना होगा 22.7 होगा, ठीक है। और ये वाली लाइन याद कर लेना कि यदि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, ये इक्वल टू होता है 6.022 गुणे 10⁻23 पार्टिकल्स, और ये इक्वल टू होता है वेट एज मच एज मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास या आयनिक मास, जैसा होगा। यदि एटम है तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिकुलर मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो, ठीक है। ये देखो एक फार्मूला होता है जिसमें तुम्हें कोई कंपाउंड्स है उसका परसेंटेज दिया होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में उस कार्बन एटम का या आयरन एटम का परसेंटेज इतना है, ठीक है, तो बताओ उस जो, और उसका मॉलिकुलर मास दे सकता है तुमको, या एटॉमिसिटी तुमसे पूछता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि एटॉमिसिटी पूछ लेगा कि बताओ जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, कितना आयरन एटम है। तुमको अगर कार्बन के लिए पूछ रहा है तो उसका एटॉमिक वेट लिखना है, आयरन के लिए पूछ रहा है तो आयरन का एटॉमिक वेट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर वेट लिखना होता है, और परसेंटेज वेट दिया रहेगा कितना इसका परसेंटेज है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक। अभी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो आएगा। और ये मान के चलो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तुमसे कहाँ कहाँ पूछी जा सकती हैं। ये तुमको यूज होगा, पूरी सॉल्यूशन में यूज होगी हमारी चीज़ें। हम जब लोग रिडॉक्स पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आएगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करते चलना ये चीज़ें, मतलब मान के चलो कि अब फिजिकल में हर एक जगह यूज आएंगी। तो इस चैप्टर को मैं बोलता हूँ अगर किसी को फिजिकल अच्छे से तैयार करना है तो ये चैप्टर कम से कम उसका खूब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज वेटेज हो गया ये। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जैसे हम लोग मोल निकालते थे तो मोल के लिए क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल लिखते थे। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उससे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग लिखते थे नंबर ऑफ मोल बताओ, तो क्या लिखते थे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। लेकिन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, तो वहाँ पे भी वेट है, लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ेगा, ओके। ये इसको हम लोग बराबर में लिख सकते हैं। फिर क्या, अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब देखो वैलेंसी फैक्टर तो हम लोग सोच रहे हो क्या है, वैलेंसी फैक्टर बहुत बड़ा तीर नहीं है, देखते हैं क्या है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एक मिनट। जैसे मैं बोलूँ NaCl है, तो इसमें बताओ पूरे एक मॉलिक्यूल का हम लोग नहीं बताएंगे, इसमें एक एटम का देखते हैं। तो बताओ सोडियम का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, जो उसका आयन है इसके ऊपर जो चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। प्लस वाले पे देखो या माइनस वाले पे देखना है, तो जो चार्ज होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, NaCl में 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलता है ऐसे, मान लो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 आएगा। इसी तरीके से मैं CaCl2 बोल रहा हूँ, तो इसको जब तोड़ोगे तो कैल्शियम पे +2 आएगा और क्लोरीन पे 2 माइनस, तो टोटल लिखना है, ठीक है। टोटल आयंस, टोटल आयन कितने, देखो इसको मैं ऐसे तोड़ूँ तो Ca+2 तो बताओ टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो चाहे पॉजिटिव का लिखो या निगेटिव लिखना है, दो में से एक का किसी को लिखना है। तो टोटल चार्ज जो आ रहे हैं कितना आएगा, प्लस वाला सिर्फ 2 आ रहा है, तो उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलूँ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है,
ठीक है। इसका बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड है इसका बैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। देखो बैलेंसी फैक्टर यहाँ पे परेशान मत होना, हम लोग पढ़ेंगे जब रिडॉक्स तो वहाँ पे भी आएगा, तो मैं वहाँ पे एक बार कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर लेकिन याद कर लेना कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ H2SO4 में H2SO4 का बैलेंसी फैक्टर कितना होता है, H2SO4। तो यहाँ पे देखोगे 2 H मॉलिक्यूल है, या इसको जब तोड़ोगे तो 2H प्लस में टूट रहा है, तो टोटल पॉजिटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका बैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंसी फैक्टर्स थे, कैसे बताएंगे। तो अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो था हमारा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर होता है। कभी कभी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाता है, यदि बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो सेम ये मोल की तरह से बिहेव करने लगेगा। सोचो ये मोल नहीं बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया, अब मोल, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता था, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम एज मोल होता है, यदि बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक। तो इसीलिए देखो लिखा है कि और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल के बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए लिखा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर। यदि बैलेंसी फैक्टर 1 हो गया तो हमारे नंबर ऑफ मोल और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाते हैं। देखो कुछ यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको याद करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे, मोल फ्रैक्शन काफ़ी यूज होता है, मोलैरिटी काफ़ी यूज होती है, मोलैरिटी काफ़ी यूज होती है, और नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो देखो हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज बाई मास, ये कंसंट्रेशन एक टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो अगर कोई बोला है कि परसेंटेज बाई मास है, तो परसेंटेज बाई मास मतलब क्या, बाई मास मीन्स बाई बोल रहा है, मीन्स डिवाइड करना है किससे, मास से। तो ऐसे आ रहा है परसेंटेज बाई मास मीन्स क्या, हमको वेट लिखना है किसका, सोल्यूट का, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, और डिवाइड करना, परसेंटेज है तो 100 करना है, ठीक है। ऐसे याद करना है फार्मूला, रटना नहीं है, समझना है। अगर कोई बोले परसेंटेज बाई मास बोला है, तो मास से हमको पहले डिवाइड करना है किसके, सोल्यूशन से, और किसका फिर वेट लिखना है ऊपर, सोल्यूट का वेट लिखना है। तो मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया हमारा फार्मूला, और 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसी तरीके से इसका बताओ, तुम लोग देखना नहीं है, चलो बताओ परसेंटेज बाय वैल्यूम। अगर मैं बोलूँ वैल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो वैल्यूम परसेंटेज कैसे बताओगे, वैल्यूम परसेंटेज बताने के लिए तुम बोलोगे वैल्यूम परसेंटेज बताने के लिए क्या बोलोगे कि वेट ऑफ वैल्यूम कितना है, वैल्यूम ऑफ सोल्यूट बताना है, वैल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। यदि मैं बोलूँ वैल्यूम परसेंटेज कैसे बताओगे, तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, वैल्यूम से, क्योंकि अब इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, वैल्यूम परसेंटेज ले रहे हैं। यहाँ पे बोला कि मास वैल्यूम परसेंटेज, इस बार क्या करना है कि मास वैल्यूम बोला है तो पहले मास बोला है, तो हम बोलेंगे कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 100 से मल्टीप्लाई करना। फार्मूला देखो वेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट बोला था, यहाँ पे परसेंटेज बाई वैल्यूम बोला, तो वैल्यूम बाई वैल्यूम, यहाँ पे वैल्यूम ऑफ सोल्यूट है, वैल्यूम बाई सोल्यूशन है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था मास बाई वैल्यूम, मास वैल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे मास कितना है मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट बाई वैल्यूम, ठीक है। यहाँ पे बोला पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन मीन्स क्या, मिलियन में कितना होता है, 10⁶ होता है ना, हमारा 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁶ होती है। तो यहाँ पे बोला पार्ट्स पर मिलियन मीन्स क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶, क्योंकि यहाँ पे लिखा पार्ट्स पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं थोड़ा सा तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लो मोल फ्रैक्शन जो होता है 3 लोगों में, 4 लोगों में, मतलब कितने भी लोगों में हो सकता है। मान लो कोई गैस है, ये गैस के लिए हम लोग पढ़े या सोल्यूशन के लिए, मान लो अब ये जो बना हुआ है इसमें ए और बी है सिर्फ, ठीक, इसमें 2 लोग हैं, तो मैं बोलूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है। यदि 3 लोग होते तो मैं बोलता वो इज इक्वल टू 1 है। जितना भी लोग हों मतलब नहीं, वो सब बराबर 1 ही होंगे, ठीक है। लेकिन यही है कि अभी 1 लोग है, 2 लोग यहाँ पे थे, तो इनका मोल के रेशियो के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1, ठीक है। कभी भी इन लोग का जो मोल फ्रैक्शन आएगा 1 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 0.3 होगा। मान लो इसका 0.3 है तो इसका कितना होगा, 0.7 होगा, समझ में आया। पॉइंट मान लो 4 है, इसका 0.6 होगा, मान लो इसका 0.6 है, इसका 0.4 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन इन लोग का मतलब पर्सनली खुद का एक गैस का या एक मॉलिक्यूल का पॉइंट मतलब ये पॉइंट में ही रहता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जब कोई गैसेस मिक्सचर हो तो वहाँ पे हम लोग, या सॉल्यूशन का मिक्सचर है तो वहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बोला कि मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के लिए लिया है,
यहाँ पे देखो बोला कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। किसी का जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मान लो कि ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो बोलूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मान लो सिर्फ 2 लोग थे, तो यहाँ पे सिर्फ देखो ए और बी का दिया है, तो मान के चलो कि ये सब बी नहीं है, ये 3 लोग होते तो यहाँ पे सी भी लेते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अलग से एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का निकालते, तो यहाँ पे लिखते, ठीक है। यहाँ पे सी लिखा है, मतलब क्या कि यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हमको भी अभी और फार्मूले में लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमको 2 का पता चल गया तो तीसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, या एक का, अगर 2 लोग हैं तो एक का पता है तो दूसरे निकालना नहीं है, 3 लोग हैं तो 2 का पता है, एक का निकालना नहीं है, ऐसे करना हो। तो 4 लोग हैं तो 3 का पता होना चाहिए, एक का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से हम लोग घटा के निकाल लेंगे ना। देखो मोलैरिटी टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, मोलैरिटी। ये है मोलैरिटी और ये है मोलैरिटी, ठीक है। इनका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट देखो मोलर होता है, इसका यूनिट क्या होगा मोलर, और इसका क्या होगा मोलल। ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भी। अभी इस पर एक क्वेश्चन आया था 2022 में, जिस साल मैं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। देखो ये मोलैरिटी है और ये क्या है मोलैरिटी है। मोलैरिटी में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल, इसमें भी नंबर ऑफ मोल लिखते हैं, और किसके, सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जबकि मोलैरिटी में क्या होता है, उसमें वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। हमारा जो सॉल्वेंट है मीन्स पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट, तो उसका वेट लिखना। यदि यहाँ पे देखो केजी लिखा है तो यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे केजी लिखा है तो 1000 नहीं लिखेंगे, यदि यहाँ पे ग्राम होता तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे देखो लीटर लिखा है, इसीलिए देखो फार्मूले में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है 1000 से। यदि यहाँ पे ml लिखा होता है ऐसे कि ml में लिखना है जो वैल्यू, तो जैसे देखो क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml है। अब देखो 500 ml बोल दिया, मीन्स तुम यहाँ पे 500 लिख रहे हो और ml में लिखे हो, तो यहाँ पे कितना करोगे 1000। लेकिन ऐसे बोला होता है कि 1 लीटर है, यहाँ पे कितना लिखते हैं 1 लीटर, तो यहाँ पे अब 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही मोलैरिटी में भी करते हैं। मोलैरिटी में ऐसे देखो एक फार्मूला है नॉर्मेलिटी, इसका होता है नॉर्मल, इसका जो यूनिट होगा नॉर्मल होगा नॉर्मेलिटी का। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल हो गया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो यहाँ पे वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यदि यहाँ पे ml है, वही बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पे ml रहता है तो मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या आता है, पूछता है इसमें से बताओ कौन कौन से ऐसे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड, देखो याद कर लेना एक लाइन, टेम्परेचर पे डिपेंड वही करेगा, ठीक है, जिसके पास वैल्यूम है, क्योंकि जो टेम्परेचर होते हैं और वैल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। देखो पीवी इज इक्वल टू टेम्परेचर और वैल्यूम क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अगर मैं बोलूँ नॉर्मेलिटी में सोचो वैल्यूम आ रहा है कि नहीं, नॉर्मेलिटी में वैल्यूम आ रहा है ना, तो ये बताओ कि हमारा नॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। मोलैरिटी करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसके पास वैल्यूम नहीं है। मोलैरिटी करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूम है। मोल फ्रैक्शन करता है, मोल करता है, नहीं करता क्योंकि इसके पास वैल्यूम नहीं है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ मास बाय वैल्यूम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो करेगा, वैल्यूम परसेंटेज करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। जिसके पास वैल्यूम है वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे लाइन लिखा तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ, जिसके पास वैल्यूम है, जिसके पास वैल्यूम है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब देखो तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी नहीं होता, बाकी सब टेम्परेचर जो डिपेंडेंट है, एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूँ, उसको अच्छे से देख लेना, ऐसे पूछ लेगा ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन नहीं है, वैल्यूम परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज हो गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो पूछ लेता ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा। अब एक टर्म और है, देखो यदि कोई सोल्यूशन है
ठीक है, लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट है, ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग स्टॉक सोल्यूशन, स्टॉक STOCK, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। आगे दिया है मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, मीन्स अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं, इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन मोलैलिटी डज नॉट चेंज बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम नहीं था ना फार्मूले में, तो इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। हम लोग डेंसिटी जानते हैं, कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या करते थे, किसी का वेट करते हैं अपन वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं तो रिलेटिव डेंसिटी देखो, ये जो डेंसिटी इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, जबकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी की फिजिक्स में से पूछता है ना, तो बताओ इसकी कुछ यूनिट्स होंगे या डायमेंशन होंगे, इसके यूनिट्स डायमेंशन नहीं होते क्योंकि रिलेटिव है। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन किसके रिफरेंस में हम लोग देख रहे हैं उसकी डेंसिटी, तो ये कुछ फार्मूला था अभी यूज होगा डेंसिटी वाला, तो इसलिए मैं ले लिया। वेपर डेंसिटी क्या होती है, एक चीज याद करना, वेपर डेंसिटी जो होती है मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है। मान लो मैं बोलूँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 180 है, ठीक, तो बताओ उसकी वेपर डेंसिटी कितनी होगी, 90 होगी। वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है, बस इतना याद किए रहो। यहाँ पे आप फार्मूला याद कर सकते हो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। तो ये बोला कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर इन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये डिफिनेशन बोला है। अब देखो हमारे यहाँ पे सब क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट लेते लेते मैं करा दिया, वो तो फार्मूले थे जो हमेशा यूज होते इसलिए मैं कराया हूँ। अब चलो क्वेश्चन करते चलते हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो कब आया ये, नीट 2020 में आया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। यहाँ पे अब देखो एटम की बात किया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर सकता था, ठीक है, आयन की बात कर सकता है, तो इस तरह से आ सकता है। तो वहाँ पे तुमको आयन दिए रहेंगे, मॉलिक्यूल दिए रहेंगे, ठीक। यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम बताओ किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो सोचो इसका, तो हम लोग कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए। सोचो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो हमको इस में से कौन कौन से फार्मूला लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुमको पता होना चाहिए क्या क्या दिया है तुमको। देखो वेट पता है तुमको, ठीक है, वेट पता है, और हमको क्या पता है, उसका एटॉमिक वेट पता है, क्योंकि एटम दिया गया है तो सबका एटॉमिक वेट यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, तो हमको पता है नंबर ऑफ एटम किसके पास सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखो फार्मूला कौन हमको यूज करना है, फार्मूला हमको जो यूज करना है, वेट दिया था इसलिए इसको लेंगे, और ये दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं या एटम दिए हैं, तो हमको ये पता करने हैं किसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाले दोनों हम लोग पास में जो है इसको ही यूज करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी। तो देखो हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, फार्मूला लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। तो वेट सबका दिया है, देखो ये सब में सेम होगा, ये सब में सेम होगा या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं, क्योंकि इसके वैल्यू फिक्स होता है ना, तो ये सब में सेम होगा। तो हमारे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेट के अपान मोलर मास के। सबका वेट सेम है, सबका वेट देखो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, तो सबका 1 ग्राम ही है, तो ये भी इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पे, मोलर मास पे। तो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। जिसका मोलर मास ज़्यादा, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, जैसे ये देखो किसका मोलर मास ज़्यादा है, 108 वाले का, इसका मोलर मास ज़्यादा है तो इसका सबसे कम आएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ एटम बोला ना, नंबर ऑफ एटम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। जिसका मोलर मास ज़्यादा, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसका नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कम होंगे। तो इन सब में सोचो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका ज़्यादा है, हमारे इस सिल्वर का ना, तो इसका सबसे कम हो गया। अब इन सब में कंपेरिजन करो जो एटम वाले हैं इन दोनों में, क्योंकि ये एटम है, ये देखो मॉलिक्यूल दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा बच के रहना, कहाँ पे एटम दिया कहाँ पे मॉलिक्यूल। यदि एटम दिया होता तो अभी मैं डिसाइड करके तुरंत बता देता कि आंसर हमारा ये वाला होगा, क्योंकि इसका सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल दे दिया है इसलिए थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका कम हो गया, ठीक है, इसका सबसे कम होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं,
तो यहाँ पे देखो मैं कितना लिखूंगा, वेट तो सबका सेम है, तो यहाँ पे 1/7 आ गया, ठीक है। जबकि इसके केस में हमको एटम के लिए लिखना है, तो यहाँ पे पहले तो मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, तो इसको देखो कैसे करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हम लोग चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए भी वही करूंगा, वेट कितना है 1 ग्राम था, अपान कितना है मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका 32 हो जाएगा। लेकिन एक एटम के लिए क्या होगा, सोचो, ये पूरे नंबर एक मॉलिक्यूल का था, ये क्या है 1 मॉलिक्यूल के लिए था, 1 मॉलिक्यूल के लिए था, एक मॉलिक्यूल का इतना आ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन के एटम हैं, 2 एटम है ना, तो एक एटम के लिए कितना करोगे, यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई, तो सोचो यहाँ पे 1/16 भी आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो होंगे किस में होंगे, इसमें होंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कोई पूछे किस में होंगे, ये दूसरे नंबर का होगा, ये हमारा तीसरे नंबर का होगा और ये चौथे नंबर का, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। समझ में आया। देखो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, वहाँ पे फिर समझा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग का है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। देखो वैसे ही सेम क्वेश्चन आया है 2018 में, अभी जो हम लोग किए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के ज़्यादा है। तो देखो अब यहाँ पे तुमको अलग अलग वैल्यू दिए हैं, कोई ml में दिया है, यहाँ पे सिर्फ वाटर दिया है तुमको ml में, यहाँ पे ग्राम में दिया है, और यहाँ पे लीटर में दिया है, और भी बोला है कि वेपर है और 1 ml और इतना टेम्परेचर, मीन्स हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, वैल्यू मोल लगाना है, और यहाँ पे तुमको दे ही दिया है कि कितना मोल है। तो बोला है कि बताओ, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना मोल आएगा, जिसका मोल ज़्यादा, जिसमें जितना मोल ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। तो देखो ये अगर मैं इसको लगाने चलूँ 18 ml ऑफ वाटर है, क्या इस वाले फार्मूले को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकता हूँ कि वैल्यूम यहाँ पे दे दिया है पानी का और मैं लिख दूँ, ये मैं नहीं लगा सकता। यहाँ पे इसीलिए देखो लिखा है क्या, वैल्यूम ऑफ गैस है, यहाँ पे तुमको वाटर का ml दिया है, कितना ml है, ठीक है। तो इससे पहले तुमको वाटर का वैल्यूम दिया है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 होती है। अगर हम लोग ml में देखें तो 1 ग्राम पर ml होता है, तो डेंसिटी वहाँ से तुमको पता चल गया और वैल्यूम पता चल गया, तो वेट निकाल लोगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम, तो डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। और मास कितना है, मास हमको निकालना है, मास निकालेंगे तभी तो मोल निकाल पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है वाटर का। अपॉन वैल्यूम कितना दिया है, वैल्यूम देखो दिया है 18, तो मास कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब वही निकाला है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ मोल 1 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल देखो निकाल लिया है, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ ताकि तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ कैसे आया है। यहाँ पे देखो निकाल लिए नंबर ऑफ, हम लोग इसका वेट निकाल लिए, तो वेट देखो यहाँ पे 18 लिखा और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 है। तो नंबर ऑफ मोल देखो इस वाले में कितना आया, Na आया है। इसी तरीके से बी में चेक करोगे तो यहाँ पे देखो तुमको वेट दे दिया है, यहाँ पे वेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं, वेट लिखना है अपॉन उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 10⁻⁻² Na आ रहा है। इसी तरीके से इसमें सोचो यहाँ पे दिया है हमको वैल्यूम दिया है और बोल दिया यहाँ पे क्या है, वाटर कैसा है, वेपर है, इसलिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला भी था कितना 1 atm है एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे 22.4 लिए हैं, नहीं तो क्या लेते 22.7 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व करने के बाद कितना है 10⁻⁴ Na आ रहा है, ठीक है। और इस वाले में तुमको दे ही दिया है, तो सोचो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है ना, इस वाले में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। तीसरे नंबर का देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है कि सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स xy2 एंड x3y2, देन बोला कि व्हेन 0.1 ml ऑफ xy2 वेट्स 10 ग्राम। देखो बोला है कि जो पूरा जो मॉलिक्यूल्स है xy2 उसके मोल कितने दिए हैं तुमको, इतने दिए हैं, और बोला है कि उसके वेट कितने हैं xy2 के 10 ग्राम है। तो हमको क्या बताना है, इसी तरीके से बोला है कि x3y2 के भी मोल दिए हैं और उसके वेट दिए हैं, तो बताने हैं सबके अलग अलग एटम के एटॉमिक वेट बताने हैं, ठीक है। तो हम लोग को फार्मूला पता है क्या कि यदि हमको नंबर ऑफ मोल दिया हो तो वेट अपॉन मोलर मास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूल का दिया है, एक पूरे मॉलिक्यूल का दिया है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे एक पूरे मॉलिक्यूल का, तो xy2 हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया,
इसका देखो नंबर ऑफ मोल दिया था कितना 0.1, तो यहाँ पे 0.1 हो गया। इसका वेट कितना दिया है 10 दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है XY2 का। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी का देखो जैसे मान लो MgCl2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका वेट हो गया, इसका वेट मान लो कितना होता है 24 होता है, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है। तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे सेम XY2 का करना है। x मीन्स क्या, x का वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और y2 का मीन्स 2y का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हट गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक। अब इसको मैं इधर ले गया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक। इस वाले में भी सेम ऐसे ही करेंगे, x3y2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल था, तो इसमें नंबर ऑफ मोल हमको दिया था 0.05 दिया था, वेट हमको दिया था 9 दिया था, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, देखो प्लस 2y। फिर इसको सॉल्व करेंगे इधर, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा, और इसका पूरा देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया हमारा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद देखो, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे देखते हैं तो 180 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर नीचे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो गया, ठीक है। ये 900/5 तो कितना आएगा 180। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हैं, और इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा, तो मैं कर देता हूँ इक्वेशन सॉल्व, ठीक। देखो कैसे करोगे इक्वेशन, यहाँ पे x प्लस 2y है, कैसे करना होता है इक्वेशन सॉल्व फिजिक्स में पढ़े होगे, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार। x प्लस 2y इक्वल टू 100 है, और यहाँ पे एक इक्वेशन आ रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों में ये देखो बराबर है, पहले तो हम इक्वेशन अगर बराबर नहीं होते तो कोई चीज़ को बराबर करके काटना होता है, तो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी बराबर है, तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। यदि हमको x की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो देखो यहाँ पे रख दूंगा x की वैल्यू, यहाँ पे 40 रख दिया, तो 40 में से 100 गया तो 60 बचा, 60 में से 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। तो 40 और 30 आंसर होना चाहिए x और y का। ऐसा आंसर हमारा कौन सा है, ए है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम, कह रहा है कि एवोगैड्रो नंबर अगर हम लोग चेंज करते हैं कहाँ से कहाँ तक, कह रहा है कि पहले हम लोग जानते हैं Na की वैल्यू कितनी होती है, एक Na की वैल्यू 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। यदि इसको हम लोग चेंज करते हैं और कहाँ पे लाते हैं, इतना कर दिए, तो बताओ क्या चेंज होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम चेंज हो जाएगा, ये बोला है, और ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या चेंज होगा कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, इतना जानते हैं। और एक फार्मूला जानते हैं क्या, देखो क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, इस वाले फार्मूले को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्या चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। अब देखो बोला है कि इसमें कोई चेंजिंग आएगा कि नहीं, क्योंकि बोला है ना मास या वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन में चेंजिंग आएगा कि नहीं। तो मोलर मास तो सेम होगा, कार्बन रहेगा तो कार्बन ही रहेगा, तो मोलर मास कांस्टेंट है, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। ये Na है हमारा, ये भी हमारा कांस्टेंट है। अब देखो पूछा है कि पहले वेट कार्बन का हम लोग जानते हैं, अगर 1 मोल कार्बन होता है तो उसका वेट कितना होता है 12 ग्राम, तो पहले 12 ग्राम था। कब, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ ये जो था वैल्यू कितना था 6.022 गुणे 10⁻23, ये जब था तो उसका वेट कितना था 12 ग्राम था। बोल रहा है कि यदि यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग कितना कर दें 6.022 गुणे 10⁻20 कर दें, तो बताओ कितना होगा वेट, तो वेट बताना है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे फार्मूला आता लगाने के लिए, वैल्यू पूछ लेता कितना हो जाएगा तो फार्मूला डालेगा। ऐसे देखो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के कह सकते हैं कि क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल चेंज होगा, और वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कम नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻23 था, ये कम हुआ तो वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इतना मॉलिक्यूल था तो वेट 12 था, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम किए तो वेट भी कम हो जाएगा। लेकिन कितना कम होगा तुम इससे लगा सकते हो, यदि क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये यहाँ पे 10⁻3 हो गया, ठीक, इसको नीचे ले जाओ, सॉरी इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे लाओ, तो वेट अपॉन 12 है गुणे 10⁻³ हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। तो मीन्स कम हो जा रहा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन वो चेंज होगा। पूछा था कौन सा चेंज होगा, सिर्फ इतना ही पूछा था, लेकिन कितना चेंज होकर हो जाएगा तो इतना बोल सकते हो 1.2 गुणे 10⁻², इतना हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा।
5 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं बताया था परसेंटेज बाई वेट का निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे परसेंटेज बाई वेट। तो यहाँ पे दिया कोई क्वेश्चन बताया था ना, दिया रहेगा, बोलेगा कि कोई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है और उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आरएन देखो बोला है कि कितना है, उसका इतना परसेंटेज दिया है। तो मोलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन दिया है कितना, इतना 67200। नंबर ऑफ आरएन एटम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आरएन एटम कितना होगा उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मींस एटॉमिसिटी बतानी है और एटॉमिक वेट आरएन का दिया है। जिसकी एटॉमिसिटी निकालनी होती है उसी का एटॉमिक वेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज वेट दिया था पॉइंट, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, बस मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्व करके आंसर तुम लोग बताना, ठीक है, कमेंट करना। एटॉमिसिटी हमको निकालना है तो मैं ए लिख दे रहा हूँ। और एटॉमिक वेट कार्बन कितना है 56 है। मोलर मास कितना दिया, देखो मोलर मास दिया है 67200 और यहाँ पे 100 दिया है। इसको सॉल्व करके तुम लोग कमेंट करना, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है। मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास आंसर है ऐसे, देखो, ठीक है, 5 नंबर का आंसर है, ठीक है, ए वाला मैं बता दिया, ठीक है। लेकिन तुम लोग भी बताना, इसका 5 नंबर का ए है, ठीक। इसको सॉल्व करके एक बार लेकिन चेक कर लेना कितना आ रहा है, यही आएगा। देखो सॉल्व करने तो तुमको आता ही है लेकिन तुम लोग भी छोड़ा मत करो, ठीक है। हाँ तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है कि इन 1 मोलल सोल्यूशन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोलल बोला, 1 मोलल सोल्यूशन दैट कॉन्टेंस 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज। अभी बताओ यहाँ पे मोलल बोला है, ठीक है। यहाँ पे जब मोलल बोल रहा है तो ये बताओ हमारा जो आंसर होगा ग्राम में आएगा कि वो ml में आएगा। मोलल बोल रहा है ना, मोलल मीन्स क्या, हमारा मोलैलिटी से रिलेशन, नॉट मोलैरिटी, ठीक है, मोलल बोल रहा है। तो हमारा ये मोलैलिटी का क्वेश्चन है, मोलैलिटी, तो आंसर किस में आना चाहिए, ग्राम में, ठीक है। मोलल बोला है तो बोला है कि यहाँ पे तुमको 1 मोलल दिया है, मीन्स स्मॉल m की वैल्यू तुमको दे दिया है, स्मॉल m का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। मोल भी दे दिया है कितना, नंबर ऑफ मोल 0.5 दे दिया है। तो बोला है कि बताओ उसमें कितना सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट पूछ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कौन सा लगाना है, वही नंबर ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना है 1 है, यहाँ पे मोलैलिटी लिख दिया, नंबर ऑफ मोल 0.5 हो गया, अपान हम लोग जानते थे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लिख रहा हूँ। अगर हम लोग ग्राम में कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ग्राम में दिया है तो ग्राम में कहेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे वेट हो गया, वेट निकालना है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसका यहाँ पे, तो देखो वेट कितना आ जाएगा, तो वेट इक्वल टू आ जाएगा 500, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। वेट यहाँ पे लिखना है और वेट निकाल लेना है, यहाँ पे आ गया तो 500 ग्राम। तो इसमें में से तो ऐसे देख के ये वाला ऑप्शन हमको पहले हटाना चाहिए था, ये वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को, ठीक है, ग्राम दिया था, सॉरी ग्राम, जो हमको ml भी दिया, ml ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारा ये हो सकता है, ये वाला, तो आंसर कौन सा आया देखो सॉल्व करने के बाद, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, इधर जो क्वेश्चन 2-3 साल में आए हैं स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड पे आए हैं और इंपेरिकल फार्मूला पे आए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं सिग्निफिकेंट फिगर भी रख दिया हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन उसका, देखो सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में इस टाइम क्वेश्चन आ रहा है तो उसको देख लेना फिजिक्स में, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं, पहले स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड। स्टोइकियोमेट्री, देखो जो स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन में लगाते हैं, याद कर लेना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। वो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक। मान के चलो, देखो बोला है कि मान लो ये हमारा ए कोई रिएक्टेंट है और बी है और सी है प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट बन रहा है, ए और बी रिएक्ट करते हैं तो सी और डी प्रोडक्ट बनते हैं। अब जो यहाँ पे आगे लिखा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यस, सी मीन्स कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक CO, दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये ABCD दी आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारे, ठीक है। बोला है यहाँ पे कि ABCD रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मोल, ये रेशियो ऑफ मोल हो सकते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम फॉर गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं।
ABCD ये डज नॉट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मास, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रेशियो ऑफ मास को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये रेशियो ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम को, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन रेशियो ऑफ मास को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक जो अमाउंट होती है ऑफ कंपोनेंट की मे बी रिलेटेड एज, जो स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा, देखो हमेशा जो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका मोल इतना है, तो उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो मोल ऑफ ए डिवाइड बाई ए ये इक्वल होगा मोल ऑफ बी डिवाइड बाई बी, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं सबके, इसका मोल इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, जो आएगा वो इसके नंबर ऑफ मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, ऐसे ये इसके सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा सिक्वेंसिंग गलत है, ये 5 नंबर क्वेश्चन था 6 नंबर का, ठीक। यहाँ पे भी ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये हमारा हो जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे मैं 6 डाल दिया हूँ, इसको सही कर लेना, ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ठीक है। बोला है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, ठीक। तो हमको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना रिक्वायर्ड होगा। तो देखो हैबर प्रोसेस का पहले तो रिएक्शन आना चाहिए कि अमोनिया कैसे बनाते हैं हैबर प्रोसेस से। तो क्या होता है रिएक्शन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनता है हैबर प्रोसेस में। और देखो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस में लिखा हूँ करके, ठीक है। तो देखो अगर मैं पूछी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बताओ सबका, तो यहाँ पे कितना है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, जो आगे होता है वही स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखो इस रिएक्शन में देखो कुछ हमको नाइट्रोजन के बारे में नहीं बोला है, मीन्स नाइट्रोजन को एक्सेस मिल गया है, यहाँ पे नहीं बोला है। बोला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इसके कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, 20 मोल ऑफ अमोनिया। मीन्स यहाँ पे जो अमोनिया 20 मोल बन रहा है ये नाइट्रोजन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है एक्सेस में है, तो यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग रीजन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये दिया होता कि इसका 1 मोल है कितना है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि LR कौन है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि कौन रिएक्शन को रोक दे रहा है, यदि वो खत्म हो गया है तो। जैसे मान लो हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, थाली में रखा हुआ है, चटनी रखा हुआ है, रोटी है, सब्जी है, ठीक। तो यदि हमारी चटनी खत्म हो गई तो हम खाना खाना बंद कर दें। मान लो रोटी बच गया, भी सब्जी भी बच गया है, ठीक है, लेकिन खाना खाना बंद कर दिए, तो चटनी है ना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मान लो अब पहले 2 रोटी था, ठीक है, और चटनी है, 2 रोटी और चटनी है, तो इसमें में से हम एक रोटी जैसे खाए और हमारी चटनी खत्म, तो अब एक रोटी बच गया है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, जो बचा है खत्म क्या हो गया, चटनी खत्म हो गया, तो चटनी हमारी क्या हो गई लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे ही यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है यहाँ पे N2 और H2 की, ठीक है, तो इसमें अभी इसकी कोई बात नहीं कि मतलब ये एक्सेस में था तो इसका कोई बात नहीं कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, अमोनिया। तो देखो यहाँ पे इसका स्टाइक्योमेट्री लिखा हूँ कि 1 है, इसका 3 है, जो आगे लिखा गया है, यहाँ पे इसका 2 है, ठीक है। अब बोला है कि इसका यदि 20 मोल बन रहा है तो ये कितना रहा होगा, सोचो, यदि ये 3 है तो 2 बन रहा है, तो इसका 20 कब बनेगा। तो देखो क्या करना होता है, क्या बोला था यहाँ पे, देखो उसके जो मोल होते हैं उसके स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, इसका मोल हमको निकालना है हाइड्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल हमको हाइड्रोजन का निकालना है, कितना होगा उसको डिवाइड करो उसको स्टाइक्योमेट्री से, इक्वल टू कर दो, इसका मोल कितना है, इसका 20 मोल दिया है, और इसका स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दो। चलो लगाते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल हमको हाइड्रोजन का पता करना है, NH2 हमको निकालना है, स्टाइक्योमेट्री इसका दिया है 3, ठीक है। अब ऐसे देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया हमको पता है कितना है 20 है, और इसका स्टाइक्योमेट्री हमको दिया है कितना 2 दिया है, 2 से डिवाइड कर दो 10 हो गया, तो कितना हो गया 30 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 7 का कौन सा हो जाएगा, D। आंसर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट था ये। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, इसको मैं सही थोड़ा कर देता हूँ, 8 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2। देखो हाइड्रोजन और Cl2 बोला है कि ये कितना है 22.4 और ये क्लोरीन कितना है 11.2, ये मिक्स होते हैं एक दूसरे पे HTP पे, और ये बनाते हैं 1 मोल ऑफ HCl। देखो फॉर्म द 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, सॉरी बोला है
ये बनाते हैं मोल ऑफ HCl। तो बताओ मोल ऑफ HCl कितना होगा, बताना है हमको कि कितना मोल HCl बनेगा। जब ये H2OCl2 के इतने वैल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं तो बताओ HCl के कितने मोल बनेंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यूम दिया है, बोला था ना कि वैल्यूम नंबर ऑफ मोल, और हम लोग मॉलिक्यूल को स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करेंगे, मास को नहीं, ठीक है ना, मास का रिलेशन नहीं होता इससे। तो पहले हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखो H2Cl2 और ये जब रिएक्शन बैलेंस हुआ तो ये हमारा पूरा एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका स्टोइकियोमेट्री हम लोग लिख लिए। तो स्टोइकियोमेट्री कितना होगा इसका, देखो 1 होगा यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूम दिया है, वैल्यूम कितना दिया है 22.4, इसका दिया है 11.2, ठीक है। तो देखो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूम से भी कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल निकाल लो, ठीक है। तो सोचो कि इसका वैल्यूम कितना है 22.4 है, इसका वैल्यूम 11.2 है, ओके। तो ये बताओ कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए हम लोग कैसे पता करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो उसके नंबर ऑफ जो मोल हो या वैल्यूम हो, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों मोल हैं, दोनों वैल्यूम है, दोनों मॉलिक्यूल है तो ठीक है, उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। स्टोइकियोमेट्री से देखो डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूम था, उसके वैल्यूम को स्टोइकियोमेट्री से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो जो सबसे कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सोचो यहाँ पे कितना आएगा, वो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, और यहाँ पे इतना ही आएगा 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये हमारा क्या है LR है, ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट होगा इसी के अनुसार डिसाइड होगा कि हम लोग कितना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सोचो इसका 1 था तो इसका बन रहा 11.2, ठीक है। तो इसका 1 है तो 11.2 है, तो इसका 2 होगा तो इसका भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.4। ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया। फार्मूला हमारा क्या था, लगाने वाला फार्मूला क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो अभी कैसे निकाले थे, इसमें इसका हमको निकालना है तो पहले हम लोग वैल्यूम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूम दिया है। तो वैल्यूम कितना दिया है उसको देखते हैं। वैल्यूम दिया है 11.2। अगर नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यूम से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब सेम वैल्यूम ही दिया। तो पहले नंबर ऑफ मोल, इसका वैल्यूम निकाल लेते हैं, फिर मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया इक्वल टू, इसका वैल्यूम कितना होगा, वैल्यूम ऑफ HCl अपन, देखो यहाँ पे 2 हो गया। तो वैल्यूम कितना आ गया, वही जो मैं बोला था, वैल्यूम कितना आ गया, देखो वैल्यूम ऑफ HCl आ गया 22.4। अब वैल्यूम हमको HCl गैस का पता चल गया। देखो ये गैस है, क्योंकि यहाँ पे बोला है किस पे है, सब ईच प्रत्येक STP पे है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वैल्यूम ऑफ गैस अपान 22.4। तो वैल्यूम ऑफ गैस कितना है 22.4 है, 22.4 है, एंड डिवाइड बाई 22.4। आंसर शुड बी 1 मोल ऑफ HCl। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी फर्स्ट, ओके। तो 8 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो इंपेरिकल फार्मूला जो होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा हो गया, देखो ये हमारा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है CH2O। तो ये हमारा हो गया इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसको 6 नहीं लिखना है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये होता है इंपेरिकल फार्मूला। देखो लिखा है कि इंपेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट whole number ratio of various atoms present in a compound where the molecular formula show exact number of the different type of। देखो जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है उससे हमको पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल में कितना एटम्स हैं, जबकि इंपेरिकल फार्मूला से हम लोग ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना एटम होंगे, ठीक है। तो देखो अब मॉलिकुलर फार्मूला अगर मैं देखूं ग्लूकोज का कितना आएगा, देखो मॉलिकुलर फार्मूला मास ग्लूकोज का कितना होता है, अभी मैं बताया था पहले भी 180 होता है, जबकि उसके इंपेरिकल फार्मूला मास कितना होता है 30 होता है। तो यक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई 6, इसको डिवाइड करने के बाद। तो यही एक फार्मूला है कि यदि हमको यक्स निकालना है, यहाँ का यक्स निकालना है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल जो उसका मॉलिकुलर फार्मूला मास होता है उसको उसके इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दो तो हमारा यक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसमें में से कोई भी चीज़ दिया हो, 2 चीज़ दिए हो, तुम एक चीज़ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इस वाले फार्मूला को लिखा हूँ। और वेपर डेंसिटी का फार्मूला तो बता ही दिया हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो कब आया है, 2008 में आया है, ठीक है। इसमें बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन है,
हाइड्रोजन है। देखो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इसका, ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, इतना हम लोग टेबल बनाएंगे नहीं पेपर में, ये टेबल हम लोग बनाएंगे नहीं, दिमाग में करेंगे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे, देखो बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और इसके एलिमेंट एनालिसिस से देखो पता चला कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना होगा, ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमको सोचो 3 ही एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि हमको कार्बन हाइड्रोजन पता है तो ऑक्सीजन हम लोग पता कर लेंगे ना कितना परसेंटेज होगा, ठीक। तो देखो कार्बन इतना हो गया, इतना, दोनों को जोड़ लो, 100 में से डिवाइड कर दो तुम्हारा, अरे घटा दो तो कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का, तो देखो यहाँ पे लिखा है। तो देखो कैसे लगाना है, सबसे पहले कार्बन बोला है, हाइड्रोजन सबको ऐसे लिख लो थोड़ा दूर में, ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे दूर पे थोड़ा लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे लिख लेना। फिर क्या करना, उसका जो परसेंटेज वेट दिया होता है उसके परसेंटेज वेट को लिखो यहाँ पे ऊपर में, ऐसे कार्बन लिखे तो यहाँ पे परसेंटेज वेट लिख लो कितना 38.7। फिर उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, एटॉमिक वेट देखो यहाँ पे लिखा है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, इसका एटॉमिक वेट देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा है। तो उसके परसेंटेज वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करो तो एक वैल्यू आती है, सबकी देखो एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सब में ऐसे वैल्यू आता है। यहाँ पे जब डिवाइड करते तो मान लो कार्बन का आता देखो कितना है 3.22 आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का आता 9.67 आता, और यहाँ पे ऑक्सीजन का आता 3.22। तो जो सबसे कम वैल्यू होती है उसी से सबको डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू, यहाँ पे दोनों का तो सेम है, लेकिन इसमें और ये सबसे ज़्यादा है, तो जो सबसे कम वैल्यू होती है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो डिवाइड कर दिया तो आया 1, यहाँ पे आया 3 और 1, और यही हो गया एक सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कार्बन का कितना है, देखो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का कितना 1। तो CH3O, CH3 एक इंपेरिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो C हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे 9 नंबर का क्वेश्चन है जो 2021 में आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं, बोला है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेन 78%, देखो बोला है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट हैव 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, then what should be the percentage of hydrogen? Then to find the percentage of hydrogen we will subtract 78 from 100, ठीक है, then we find the value of hydrogen. The right option for the empirical formula of carbon and hydrogen. We know that the percentage of carbon is 78 and the percentage of hydrogen is should be 22 because we have subtracted 78 from 100. Then atomic weight mass, ओके देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखो कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन का जो आया है 78 आया है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन का आया है 22। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 होता है और इसका कितना होता है 1 होता है। इसको डिवाइड करने के बाद देखो वैल्यू जो आ रही है 6.5 आ रही है और यहाँ पे कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो ये बताओ इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, ये वाला है ना, ये छोटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसी को इससे डिवाइड करना है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें तो इसे डिवाइड की तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कार्बन का 1 आ रहा है और हाइड्रोजन का आ रहा है 3.3, ठीक है। तो देखो अब ये पॉइंट में आ रहा है, अगर ये वैल्यू 3.5 से ज़्यादा होता तो मैं 4 लिखता, लेकिन ये 3.5 से कम है इसलिए मैं लिख देता हूँ, इसको हटा लो तो क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो C हो जाना चाहिए, ठीक है, आंसर शुड बी C। ये हमारे इंपेरिकल फार्मूला से बेस्ड थे। अब देखो क्वेश्चन से जो आ रहा है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी से आ रहा है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का क्वेश्चन भी आया था 2023 में आया है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का, और एक बार आ चुका 2015 में। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सेम स्टाइकोमेट्री अगर तुमको अच्छे से आए तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का फार्मूला लगा लेगा, बस एक फार्मूला पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का। तो एक फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का, हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो बोला है द परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड आर एलिमेंट इन एन इम्प्योर सैंपल, ठीक है, मान लो कोई सैंपल है CaCO3, अब उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, उसकी प्योरिटी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू उस पूरे कंपाउंड का एक्चुअल वेट कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल कितना है, ठीक है, सैंपल कितना दिया गया है मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये फार्मूला याद कर लेना। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी किसी एलिमेंट का हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंटेज वो प्योर है, ठीक है, कंपाउंड, कोई कंपाउंड वो कितना प्योर है तो उस कंपाउंड का हम लोग एक्चुअल मास लिखते हैं कितना है, ठीक है, टोटल सैंपल लेकिन कितना बता रहा है, ठीक है, और ये हमारा 100। देखो अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग का कंफर्म हो जाएगा कैसे करना है। देखो जो 2023 में क्वेश्चन आया था पहले मैं इसको करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 सॉरी
हाँ, राइट ऑप्शंस फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। अब बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ कि कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होगा यदि वी आर हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ये हमारा जो 20 ग्राम दिया है ये बताओ प्योर है कि इम्प्योर है। ये इम्प्योर है, ये एक्चुअल में प्योर नहीं है। ठीक है, तो हमको एक्चुअल मास पता करना पड़ेगा कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। ये तो बता रहा है कि टोटल जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो 20 है और उसमें प्योरिटी कितनी है 20% की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्चुअल मास पता करना पड़ेगा कि कंपाउंड का एक्चुअल मास कितना था। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे कि फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा एंड कैल्शियम का ऑक्साइड कितना बनेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ प्योरिटी से निकालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी दिया है, देखो कितना दिया है 20 दिया था, 20% प्योर है। ठीक है, फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू एक्चुअल मास। हमको पता करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअल मास कितना है। टोटल मास सैंपल का दिया था कि इतना, ये है सैंपल और उसमें प्योरिटी कितनी थी 20% थी, तो 20% एक्चुअल मास अपॉन 100। तो जो एक्चुअल सैंपल था, एक्चुअल सैंपल जो है जो प्योर है वो 4% था, लेकिन प्योरिटी के साथ वो कितना हो जा रहा था, इम्प्योरिटी के साथ 20। ठीक है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो फार्मूला होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2। स्टाइक्योमेट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, इसका भी 1 है और यहाँ पे 1 है। देखो स्टाइक्योमेट्री यहाँ पे जो होता है वही तो लिखते हैं, तो 1 आ गया। अब देखो यदि हमको पता चल गया कि ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कितना है तो हमको बताना है ये कितना होगा। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट क्या लगाना है, हमको स्टाइक्योमेट्री से क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको इसका वेट पता चल गया कैल्शियम के कार्बोनेट का, कैल्शियम के कार्बोनेट का हमको वेट पता चल गया है। ठीक है, अब इस वेट को हमको वेट पता चल गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100 होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालिए। यदि हमको, क्योंकि देखो हम वेट से डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, हमको वेट तो पता था। अगर मैं बोलूँ कि इसका 4 है तो और इसका स्टाइक्योमेट्री 1 है और इसका ये भी स्टाइक्योमेट्री 1 है तो इसका 4 है तो इसका भी 4 ग्राम होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, कभी भी हम वेट को स्टाइक्योमेट्री से बैलेंस करके ऑप्शन नहीं लगाएंगे। ठीक ना, अगर तुमको वेट पता चल गया तो तुम नंबर ऑफ मोल निकालो या मॉलिक्यूल निकालो या वैल्यू निकालो। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल निकाले हैं तो कितना है, देखो 0.04 आया। ये बता रहा है कि यदि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि 1 मोल रिएक्ट करता है एक, तो कितना बनता है, 1 CO2 बनता है स्टाइक्योमेट्री से। इसी तरीके से जब इतना मोल इसका रिएक्ट करेगा तो इसका भी इतना ही तो मोल बनेगा। या वही फार्मूला लगाओ जो स्टाइक्योमेट्री का भी हम लोग ऊपर लगा रहे थे, स्टाइक्योमेट्री का ऐसे ही। कौन वाला फार्मूले, ये वाले फार्मूले, ये वाले फार्मूले। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक, तो 0.04 इसका बनेगा। अब ये CO2 का हमको मोल पता चल गया। अब किसी का मोल पता चल गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट पता ही होता है हमको CO2 का, और हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे अपना आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना, देखो मोल पता था, वेट निकाल लेंगे तो कितना आ गया 1.76 हो गया। तो आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा, पहला हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो सीक्वेंसिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, देख लेना, हाँ अपना सही कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन है 9 नंबर का, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, कितना परसेंटेज हमारा सैंपल प्योर है, मीन्स इसको पूछा है कि ये कितना होगा परसेंटेज प्योरिटी बताना आप मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, देखो बोला कि मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल तो था वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, वो भी कितना बोला है 20 ग्राम था। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किए और वो टूटा और बनाया क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड CO2। तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बोला है कितना है 8 ग्राम बोला है। पहले रिएक्शन हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस रिएक्शन है हमारा। ठीक है, इसकी स्टाइक्योमेट्री चेक करेंगे तो स्टाइक्योमेट्री देखो सबकी 1 आ रही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल था। ठीक है, अब 20 ग्राम हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी हमको चेक करना है। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैसे निकालेंगे ये तो बाद में चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे। ठीक है, ये तो हमारा कैसा है, जो 20 ग्राम दिया है ये बताओ प्योर है कि इम्प्योर है। 20 ग्राम
ये इम्प्योर है ना, ये हमारा इम्प्योर है 20 ग्राम, इम्प्योरिटी दिया मीन्स टोटल मास ऑफ सैंपल दिया है 20 ग्राम, ठीक है। क्योंकि इसको डिकम्पोज करने के बाद हमारा CO2 बन रहा है और मैग्नीशियम, तो ये जो चीज़ें बन रही हैं ये प्योर है। तो हमको अगर इसका पता चल जाएगा कि ये कितना प्योर था, तो इसकी प्योरिटी हम लोग निकालेंगे कितना % प्योर ये बनेगा। तो जब पता चल जाएगा प्योरिटी ये पता चल गया हमको, ये पता चल गया, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी देखो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बोला है कि ये कितना बन रहा है, देखो हमको पता चल गया कि स्टाइकोमेट्री से इसका स्टाइकोमेट्री 1 है 1 है 1 है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल, देखो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ, अगर इसका वेट 8 ग्राम है तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे 1.5 आएंगे। देखो क्योंकि हम जो जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल 1/5, 1/5 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ MgO। अब हम लोग स्टाइकोमेट्री से जानते हैं, यदि इसका एक, इसके एक है से इसका एक बन रहा है, देखो इसका स्टाइकोमेट्री 1 है, इसका भी स्टाइकोमेट्री 1 है, ठीक। तो यदि इसका 1.5 बन रहा है तो इसका भी कितना टूटा होगा 1.5 ही, ठीक है। या फार्मूला वही देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ MgO, नंबर ऑफ मोल ऑफ MgO अपान इसका स्टाइकोमेट्री कर दो, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ MgCO3 अपान इसका मोल। तो सोचो ये तो 1 है ना, तो इसका कितना मोल था 1/5 था, तो वही तो आ गया। देखियो ये क्वेश्चन जब करोगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आने लगती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस से पता चल जा रहा है कि जल्दी से क्या बनेगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल हमको पता चल गया कितना आएगा 1/5। तो इसका नंबर ऑफ मोल हमको पता चल गया MgCO3 का। तो देखो इसका अगर हमको मोल पता चल गया MgCO3 का, तो इसका वेट हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो एक्चुअल जो वेट आ रहा है हमारे MgCO3 का, एक्चुअल वेट कितना आ रहा है 84/5 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो वेट हमको निकालना है एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट देखो कितना आ रहा है, ये जो वैल्यू आएगी, सोचो अगर हम लोग 84 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना कितना आएगा 20 से कम आएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू 20 से कम आएगा ना। लेकिन जो इम्प्योरिटी के साथ MgCO3 था वो कितना था 20 ग्राम था। तो देखो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालना है, तो हमको देखो एक्चुअल मास ऑफ MgCO3 का कितना है, MgCO3 का एक्चुअल मास कितना है 84/5 हो गया, ठीक है। टोटल मास कितना था 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 84% आ रहा है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, C नंबर का हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक। अब सिग्निफिकेंट फिगर के दिए हैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ। देखो फिजिक्स में वैसे है, फिजिक्स में क्वेश्चन क्या है अभी तो आया नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं ले लिया हूँ। और कोई भी टॉपिक तुम लोग छोड़ना मत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थी इसलिए मैं कवर करा दिया हूँ। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। बोला है कि गिवन द नंबर 161.161 एंड 0.0161 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉर दिस नंबर इज। तो बताना सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा। तो देखो जितने भी ये वाले वैल्यू हैं नॉन जीरो, ये तो होते ही हैं, देखो रूल दिया है यहाँ पे, रूल एक बार पढ़ लेना, ऑल नॉन जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसमें 3 होगा। दशमलव के जो हमारी डेसिमल होती है, डेसिमल वैल्यू के इधर वाले भी जितने वैल्यू होते हैं, सिर्फ अगर ये न्यूमेरिकल है नॉन जीरो तो वो सब भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा डेसिमल है, ठीक है, इस डेसिमल के इस साइड में 0.161 है, तो ये 0 नहीं लगेगा। अगर यही 0 यहाँ पे होता तो उसको हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 333 हमारा डी हो जाना चाहिए। आंसर हमारा कौन सा हो जाना चाहिए, डी वाला, ठीक है। एक बार रूल देख लेता हूँ मैं इस वाले के लिए, ठीक है। ऐसा कोई है क्या क्वेश्चन यहाँ पे, देखो ये वाले सब हम लोग काउंट कर रहे हैं, इस वाले को हम लोग काउंट कर लेंगे, बीच में आएगा उसको भी काउंट कर लेंगे, लेकिन आगे जो 0 आते हैं उसको काउंट नहीं करते। देखो तो लिखा 0.03 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है, 0.03 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसमें कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो जो आगे 0 आते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो इतने क्वेश्चन से देखो रूल्स पढ़ लेना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जब एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी को, सॉरी एडिशन करें या हम लोग क्या करें उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो हम लोग का जो फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग, तो कैसे लिखते हैं फाइनल आंसर, लिस्ट विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस से लिखते हैं। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो ये 2 वैल्यूज थी, ये 3 वैल्यूज थी, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जो आंसर हमारा आ रहा है लिखा है कि देखो विथ लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इन सबको जोड़ोगे तो कुछ वैल्यू इतना जोड़ करने के बाद आया। तो हमारा जो फाइनल आंसर देखो लिख रहा हूँ इस नंबर में लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे देखो इसमें सबसे लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है 0.2 के बाद एक ही वैल्यू है, तो ऐसे ही लिखना है,
ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल, इस लाइन को इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। यहाँ पर होता है विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होता है, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, ठीक है। तो सोचो इसमें दो वैल्यूज थी, यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, इसमें बताओ कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, इतना इसमें कितना है, 3। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए विथ 3 नंबर, विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर था सबसे कम, तो सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग आंसर लिखे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या लिखते हैं, विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो शुरू करूँगा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि इसको पहले अच्छे से तैयार कर लेना, यदि तुम्हारे पास टाइम बचता है फिर आगे बढ़ना, ठीक है। सो थैंक यू यार, तुम्हारे कहने से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हारे कहने से मैं शुरू किया हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि तुम लोग भी वीडियो को खूब शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।